Welcome to QL Academy. Now today we will start to lecture number 7 and in this lecture we discuss about Ohm's law, right? तो चलिए अगर मैं बात करूँ प्रीवियस लेक्चर की तो मैंने टेम्परेचर कोएफिशिएंट के सम कराए थे, राइट? कुछ न्यूमेरिकल कराए थे। अभी हम लेक्चर में हम लोग ओम्स लॉ के बारे में बात करेंगे कि ओम्स लॉ होता क्या है, रेजिस्टेंस पे कैसे डिपेंड करता है, क्या होता है, मतलब क्या इफेक्ट होता है वोल्टेज और करंट और रेजिस्टेंस का, राइट? तो चलिए अगर मैं बात करूं पहले तो ओम्स लॉ किसके लिए है, राइट? ओम्स लॉ वोल्टेज और करंट का रिलेशनशिप बताता है, राइट? और ये रिलेशनशिप बताता है और ये जिसने फाइंड किया था उनका नाम है जो सीमन ओम, राइट? इन्होंने डिस्कवर किया था ओम्स लॉ। और ये ओम्स लॉ क्या बताता है? वोल्टेज और करंट का रिलेशन, राइट? अगर मैं ओम्स लॉ के स्टेटमेंट के बारे में बात करूं तो चलिए अगर मैं बात करूं पहले एंड तक देखना, आपको सब कुछ समझाऊंगा ओम्स लॉ क्या होता है, राइट? अगर मैं बात करूं ओम्स लॉ स्टेट्स वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस between 2 points of directly proportional to the current flowing through it provided at that time provided all physical condition and temperature constant, right? किसी भी कंडक्टर के दो पॉइंट में जो वोल्टेज होगा वो करंट फ्लो होगा उसमें से, वो उसके में प्रोपोर्शनल में होगा। एट दैट टाइम ऑल फिजिकल कंडीशन एंड टेम्परेचर कांस्टेंट, मतलब जो स्ट्रेन प्रेशर और टेम्परेचर उस टाइम पे कांस्टेंट होगा, राइट? कि अगर दो पॉइंट के बीच का वोल्टेज किसके प्रोपोर्शनल में होगा, इसमें से फ्लो होते हुए करंट के प्रोपोर्शनल में होगा, तब उस टाइम में फिजिकल कंडीशन मतलब टेम्परेचर और प्रेशर सब कुछ कांस्टेंट होगा, राइट? तो चलिए मैं आगे समझाऊं। पहले तो ये फाउंड किसने किया था ये लिख लीजिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये स्टेटमेंट लिख लीजिए, मतलब ये फॉर्मूला क्या कहना चाहता है? वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। कब वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दो पॉइंट के बीच का वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, मतलब उसमें से करंट फ्लो रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कब? एट दैट टाइम ऑल फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट, like temperature, pressure. Voltage is directly proportional to current at that time all physical condition is constant, मतलब ये constant होगी सब physical condition, तो voltage is directly proportional to I। और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं I is proportional to voltage, right? तो चलिए अगर मैं ऐसा करूं कि ये V यहाँ पे है और I नीचे लेके आओ तो ये हो जाएगा V by I इस पे से, ये पहले इक्वेशन से, और ये कांस्टेंट होगा, राइट? इसका रेशियो कांस्टेंट होगा, वोल्टेज और करंट का रेशियो कांस्टेंट होगा, राइट? अगर यही कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। यही कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस, राइट? मतलब कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट कब? जब ये सभी कंडीशन फुलफिल होगी कि टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है, तब वोल्टेज अपॉन आई, वोल्टेज और करंट का रेशियो को हम लोग वो भी कांस्टेंट रहेगा और उसे हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं, राइट? अभी देखिए वोल्टेज अगर करंट बढ़ेगा तो उसके प्रोपोर्शनल में वोल्टेज बढ़ेगा, राइट? और ऐसा भी बोल सकते हैं कि वोल्टेज बढ़ रहा है तब करंट बढ़ेगा, राइट? और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक आती है कैसे फॉलो करती है वो सब मैं समझाऊंगा, राइट? चलिए तो पहले मैं एग्जांपल लेता हूं, राइट? एक एग्जांपल लूं तो यहाँ पे देता हूं, एक रेजिस्टेंस में लेता हूं, यहाँ पे ए मीटर लगा देता हूं। ध्यान से देखना है पूरा एंड तक लेक्चर, सब कुछ समझ में आ जाएगा, जो भी डाउट होंगे ना ओम्स लॉ के रिलेटेड, राइट? यहाँ पे मैंने बैटरी लगा दी और यहाँ पे ए मीटर लगाया है, राइट? और ये रेजिस्टेंस, राइट? तो यहाँ पे एक तो वोल्टेज वोल्ट मीटर भी मैं लगा देता हूँ, एक यहाँ पे मैं एक वोल्ट मीटर लगा देता हूँ, राइट? ये वोल्टेज है, वोल्ट मीटर क्या मेजर करेगा? वोल्टेज। और ए मीटर क्या मेजर करेगा? करंट। ये वोल्ट मीटर है, ये ए मीटर है, यहाँ पे वोल्टेज आएगा और ये करंट,
ध्यान से देखना ये, अगर यहां से मैं बैटरी का सप्लाई दे रहा हूं, राइट, अगर मैं पहले 10 वोल्ट दे रहा हूं, राइट, 10 वोल्ट मैंने दिया, 10 वोल्ट यहाँ पे मैंने दिया, ध्यान से देखना, यहाँ पे अगर मैं 10 वोल्ट दे रहा हूं, तब ये तो वोल्ट मीटर है, राइट, तो यहाँ से करंट फ्लो होगा, ये तो वोल्ट मीटर है, यहाँ से करंट नहीं फ्लो, यहाँ से करंट फ्लो होगा। अगर चलिए मैं वोल्ट मीटर हटा दूं, नहीं तो कंफ्यूजन होगा ज्यादा, राइट, समझ लिए, यहाँ मैंने वोल्टेज दिया, यही बैटरी है, राइट, अगर मैं यहाँ से 10 वोल्ट दे रहा हूं तो यहाँ से जो करंट फ्लो होगा, राइट, तो ए मीटर करंट मेजर करेगा। अगर मैं 10 वोल्ट दे रहा हूं बैटरी, तो यहाँ से करंट समझिए कि यहाँ से अगर करंट 5 एम्पियर जा रहा है, 10 वोल्ट दिया तब 5 एम्पियर करंट जा रहा है। अभी मैंने बैटरी बदल दी, राइट, बैटरी मैंने बदल दी, अब 20 वोल्ट की बैटरी मैंने लगा दी, सर्किट वही है, सिर्फ बैटरी बदल दी है, 20 वोल्ट की बैटरी लगा दी, उस टाइम पे करंट 10 एम्पियर फ्लो हो रहा है। 20 वोल्ट की बैटरी लगाई, ये हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, 20 वोल्ट की बैटरी, तब 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, राइट। अभी मैं फिर यहाँ पे समझ लीजिए 30 वोल्ट की बैटरी लगा दी, राइट, उस टाइम पे 15 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। 13 वोल्ट की बैटरी लगाई, उस टाइम पे 15 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। फिर मैंने 40 वोल्ट की बैटरी लगाई, तब 20 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, राइट। अभी देखना, मजा आ जाएगा। ये ऐसा हमने एक्सपेरिमेंट किया ये सर्किट पे, राइट, इस टाइम पे ये सर्किट पे जब एक्सपेरिमेंट किया तब ये कंडीशन फॉलो कर रही थी, राइट, कि टेम्परेचर और फिजिकल प्रेशर ये सब कांस्टेंट था, उस टाइम पे हमने ये एक्सपेरिमेंट किया, राइट। अभी ये एक्सपेरिमेंट किया तो उसपे से क्या निकल के आएगा, कंक्लूजन क्या मिलेगा, अब वो देखते हैं हम लोग ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं, राइट, इस पे। तो ओम्स लॉ क्या है, V बाई आई का रेशियो कांस्टेंट होना चाहिए। अभी देखिए, अगर मैं V बाई आई निकालू ये फर्स्ट वाले का, तो 10 वोल्ट है बाई 5 एम्पियर, तो क्या आ रहा है 2 एम्पियर, ये कांस्टेंट है, राइट, ये पहले वाले का। अभी ये कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। अभी देखिए दूसरा वाला निकाल रहा हूं, राइट, कि 20 वोल्ट आया तब करंट कितना फ्लो हुआ 10, तो ये भी 2 एम्पियर आया कांस्टेंट। अभी थर्ड वाले एक्सपेरिमेंट का 30 बाई 15 करेंगे, वो भी 2 एम्पियर, सॉरी एम्पियर नहीं आएगा, सॉरी ये ओम होगा, ओम, 2 ओम आया, राइट। अभी 40 बाई 20 करेंगे, तभी भी 2 ओम आ रहा है, ये कांस्टेंट है, ऐसा समझिए। ये मैंने ओम यहाँ से पे लिख दिया, लेकिन ये कांस्टेंट ही है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा ना, टेम्परेचर वहां पे नहीं दिया। अगर टेम्परेचर ने हमने कांस्टेंट रखा है, अगर कोई कंडक्टर है, मैं टेम्परेचर अगर उसका इंक्रीज नहीं करूंगा तो वो कंडक्टर का रेजिस्टेंस तो सेम ही होगा ना। आप अभी मेजर कीजिए कि कभी भी मेजर कीजिए, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो, मैंने पहले भी बताया है प्रीवियस लेक्चर में कि अगर हम लोग टेम्परेचर जब तक चेंज नहीं करेंगे तब तक रेजिस्टेंस स्टेबल ही रहेगा, मतलब उसका जो है वही रहेगा, अगर उस पर हम लोग प्रेशर नहीं दिए, टेम्परेचर चेंज नहीं किए तो, राइट। तो देखिए यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे भी 2 आया, यहाँ पे भी 2 आया, यहाँ पे भी 2 आया, ये कांस्टेंट है रेजिस्टेंस, राइट। मतलब ये है ना, ये जो ग्राफ, ये जो अपना एक्सपेरिमेंट टेबल निकल के आया, तो ये क्या बोल रहा है कि हम लोग वोल्टेज और करंट का जो रेशियो है, वोल्टेज बाय करंट का रेशियो वो कांस्टेंट ही, यहाँ पे भी 2 एम्पियर है, वोल्टेज बढ़ा रहा है फिर भी 2 ओम है, वोल्टेज बढ़ा रहा है फिर भी 2 ओम है, फिर वोल्टेज बढ़ा रहा है 30 वोल्ट का, फिर भी 2 ओम आ रहा है, मतलब वोल्टेज और करंट का रेशियो कांस्टेंट रह रहा है, राइट, इस पे से। और ध्यान से देखिए ये वाला देखिए, अभी ये वाला तो हमने समझा दिया मैंने कि ये कांस्टेंट है। अभी ये देखिए, अगर मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूं, ये 10 वोल्ट था तब 5 एम्पियर था, 20 वोल्ट किया तो 10 एम्पियर, मतलब वोल्टेज बढ़ा रहा हूं उसके प्रोपोर्शनल में करंट बढ़ रहा है, देखिए 30 वोल्ट है फिर 15 एम्पियर, मतलब करंट बढ़े जा रहा है, वोल्टेज जैसे जैसे हम लोग बढ़ा रहे हैं तो करंट बढ़े जा रहा है, राइट। अगर मैं इस पे से अगर ग्राफ बनाना चाहूं, जस्ट 1 मिनट,
अगर मैं इस पे से ग्राफ बनाना चाहूँ, अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज ले लूँ, करंट ले लूँ, राइट, ध्यान से देखना, यहाँ पे 10 वोल्ट, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30, यहाँ पे 40, और यहाँ पे मैं 5, 10, 15, 20, राइट। अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ तो 10 वोल्ट पे कितना 5 एम्पियर करंट आ रहा था, ये एम्पियर में है और ये वोल्ट में, तो यहाँ पे आएगा, राइट। इसका ग्राफ ऐसा आएगा, मतलब 5 वोल्ट पे 10 वोल्ट दे रहे हैं तब 5 एम्पियर फ्लो हो रहा है, 20 वोल्ट दे रहे हैं तब 10 एम्पियर फ्लो हो रहा है, 30 वोल्ट दे रहे हैं तब 15 एम्पियर फ्लो हो रहा है, राइट। ये मतलब ये ग्राफ कैसा आया, लीनियर ग्राफ। ये ग्राफ कैसा आया, लीनियर, वोल्टेज और करंट का लीनियर ग्राफ आया, राइट। मतलब इस पे से हम लोग एक बात और बोल सकते हैं कि जो ओम्स लॉ है वो लिनियरिटी को फॉलो करता है, मतलब लिनियरिटी को फॉलो करता है वोल्टेज और करंट के बीच में। मतलब अगर ये वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ अगर लिनियर है तो हम लोग बोल सकते हैं वो ओम्स लॉ फॉलो कर रहा है, राइट। और ओम्स लॉ के लिमिटेशन तो मैंने बताई, अभी हम लोग फिर उसमें डिस्कस करेंगे। मतलब ये ग्राफ तो समझ में आ गया होगा, कैरेक्टरिस्टिक, कि अगर जैसे जैसे हम लोग वोल्टेज बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे करंट बढ़ रहा है और ये रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, राइट। मतलब कांस्टेंट ही रेजिस्टेंस है। अगर मैं ऐसा बोलूं कि रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, अगर ये कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, कांस्टेंट कब रहेगा, जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, राइट। अगर इसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तब उसका वोल्टेज करंट के प्रोपोर्शनल में होगा, राइट। और ऐसा भी बोल सकते हैं आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल में होंगे, राइट। तो बस यही ओम्स लॉ कहना चाहता है और ये मैंने ग्राफ से भी समझा दिया। मतलब ये अगर ये ग्राफ ऐसा होता तो हम लोग नहीं बोल सकते कि ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, राइट। ग्राफ लीनियर होगा तभी हम लोग बोल सकते हैं कि ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, राइट। कि अगर उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है तभी लीनियर ग्राफ आएगा, मतलब रेजिस्टेंस अगर कांस्टेंट रहेगा तभी लीनियर ग्राफ आएगा। अगर रेजिस्टेंस ही चेंज होता रहेगा तो फिर लीनियर ग्राफ कैसे आएगा, तब ओम्स लॉ नहीं फॉलो करेगा, मतलब ओम्स लॉ वो सर्किट में हम लोग नहीं अप्लाई कर सकते हैं, राइट। ओम्स लॉ की रिक्वायरमेंट क्या है, एप्लीकेशन क्या है, कि हम लोग वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस ये सब फाइंड कर सकते हैं इजीली यहाँ पे फॉर्मूला रख के, V/I इज इक्वल टू R। और इसकी लिमिटेशन है, ये फॉर्मूला कब रखेंगे कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, लीनियर सर्किट हो तब, मतलब लीनियर सर्किट मतलब सेमीकंडक्टर जैसे डायोड, ट्रांजिस्टर, उसमें हम लोग नहीं अप्लाई कर सकते हैं ओम्स लॉ, क्योंकि उसका कैरेक्टरिस्टिक लीनियर नहीं है, राइट, वोल्टेज और करंट की, तो वहां पे हम लोग ओम्स लॉ नहीं अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए, मैंने मोस्ट ऑफ तो सब कुछ समझा ही दिया है। अब मैं अगर बात करूँ आगे, तो अभी मैं कुछ एप्लीकेशन तो मैंने बता दी कि वोल्टेज, करंट और ये सब फाइंड करना हुआ, उसके लिए हम लोग, और लिमिटेशन आएगी, लिमिटेशन में क्या आएगा, लिमिटेशन में वही लिमिटेशन में फर्स्ट लिमिटेशन क्या आएगी कि कब अप्लाई कर, लिमिटेशन मतलब हम लोग कब अप्लाई कर सकते हैं ओम लॉ सर्किट में, कि अगर ओनली लीनियर सर्किट, मतलब अगर लीनियर सर्किट हो, लीनियर वोल्टेज और करंट का, वोल्टेज एंड करंट का मतलब वोल्टेज और करंट का ग्राफ लीनियर हो तभी हम लोग ओम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं, और टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए तभी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ तो नॉट एप्लीकेबल फॉर नॉन लीनियर सर्किट, नॉन लीनियर सर्किट। टेम्परेचर कांस्टेंट हो वहीं अप्लाई कर सकते हैं, और जैसे मैंने बताया नॉट अप्लाई फॉर डायोड, ट्रांजिस्टर, जो सेमीकंडक्टर है वहां पे हम लोग ये अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वहां का जो वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। फिर अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा तो फिर ओम्स लॉ हम लोग एप्लीकेबल नहीं कर सकते। ये सिंपल है, इतना इसकी लिमिटेशन है, राइट। मतलब यहाँ पे ओम्स लॉ मैं कंप्लीट करता हूँ। मैंने पहले बताया कि ओम्स लॉ क्या स्टेट करता है, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, कब, कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो और रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो। मतलब रेजिस्टेंस कब कांस्टेंट होगा, जब टेम्परेचर और प्रेशर ये सब कांस्टेंट रहेगा तभी रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा ना, राइट। उस टाइम पे करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज और वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, राइट।
तो चलिए अगर मैं ओम्स लॉ खत्म करता हूँ, तो अगर मेरा मतलब मोस्ट ऑफ तो ये ओम्स लॉ कंप्लीट ही हो गया है। अब मैं बात करना चाहूँ, थोड़ा टाइम है तो पावर थोड़ा बाकी रह गया था, एक चीज पावर के बारे में, राइट। अगर मैं पावर की बात करूं, पावर में कुछ ज्यादा है नहीं। पावर इज द एनर्जी, मतलब ऐसा भी लिख सकता हूँ, वर्क डन, मैंने पहले लिखा है वोल्टेज में, वर्क डन अपॉन टाइम, राइट। और पावर का अगर वर्क डन में लिखना चाहूँ, पावर इज इक्वल टू वर्क डन। अगर वोल्टेज के हिसाब से मैं वर्क डन लिखना चाहूँ तो वोल्टेज क्या था, वर्क डन अपॉन क्या था, चार्ज क्यू, क्यू, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं वर्क डन लिखना चाहूँ तो वोल्टेज इनटू ये चार्ज आ जाएगा, राइट। और ये टाइम, अब करंट के फॉर्मूला में से अगर टाइम का मैं फॉर्मूला निकालूँ तो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होगा। अगर मैं टाइम का फॉर्मूला लिखूँ तो ये टाइम यहाँ आ जाएगा, करंट नीचे चला जाएगा, मतलब ये चार्ज है, क्यू चार्ज, चार्ज अप टाइम यहाँ आ जाएगा, करंट आई, राइट। मतलब अगर ये करंट ऊपर चला जाएगा तो ये चार्ज कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे करंट आ जाएगा, मतलब पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई, राइट। ये फॉर्मूला निकल के आया, राइट, इस पे से। और अगर इसका यूनिट देखना चाहो तो वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जूल, और टाइम का सेकंड, राइट। ये नोट करते जाइएगा, पावर का यूनिट ये भी होता है और वॉट भी होता है, राइट। और वर्क डन मतलब एनर्जी, एनर्जी का भी यूनिट इस पे से मैं निकाल सकता हूँ, वर्क डन मतलब एनर्जी, एनर्जी और वर्क डन, उसका यूनिट क्या होगा, अगर पावर और इंटू टाइम हो जाएगा, पावर इंटू टाइम, पावर का यूनिट क्या है, वोल्ट, टाइम का वॉट इंटू सेकंड, ऐसा भी लिख सकते हैं, राइट। हम लोग ऐसा अगर किलो वोल्ट में लिखे तो किलो वॉट आवर भी हो सकता है, राइट। ये एनर्जी अपना जो अपना मीटर होता है घर पे, ऑफिस पे, स्कूल में, कॉलेज में, उसकी एनर्जी इसमें फाइंड होती है। इसको 1 यूनिट भी बोलते हैं, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलो वोल्ट पर आवर, राइट। मतलब अगर 20 यूनिट हमारा बिल आया तो आप समझ सकते हैं 20 किलो वॉट आवर यूज हुआ है, राइट। ये पावर का मैंने सब कुछ करा दिया। और पावर की जो 3 फॉर्मूला है, एक तो ये है, दूसरी पावर की फॉर्मूला अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ तो अगर मैं पहले तो ओम्स लॉ की मैंने फॉर्मूला नहीं लिखवाई ना थी, सॉरी। ओम्स लॉ का मैंने थोड़ा ब्रीफली लिखा, v इज इक्वल टू आर के प्रोपोर्शनल में अगर लिखना चाहूँ तो v बाई आई आएगा, आई के प्रोपोर्शनल में लिखना चाहूँ तो v बाई आर हो जाएगा, और v के प्रोपोर्शनल में लिखना चाहूँ तो आई आर हो जाएगा। ये 3 फॉर्मूला ओम्स लॉ की है, लिख लीजिए। ऐसे तो याद ही होगी, लेकिन अगर याद ना रहे तो लिख लीजिए, राइट। ये एक ही पैसे बनाए हैं मैंने, सिर्फ ये यहाँ पे जो वो होता है वो चेंज कर दिया मैंने, राइट। आर इज इक्वल टू वी बाई आई इज इक्वल टू वी बाई आर, वी इज इक्वल टू आई आर, राइट। अगर मैं यहाँ वोल्टेज की फॉर्मूला अगर इस पे से लिखना चाहूँ तो आई आर हो जाएगा, आई आर इंटू आई तो है ही ये, तो पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर भी हो जाएगा, राइट। अगर मैं यहाँ पे करंट की फॉर्मूला लिख दूँ यहाँ पे, तो पावर इज इक्वल टू वोल्टेज को कांस्टेंट रखता हूँ, अगर करंट के फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो वी बाई आर होगा, तो पावर के फॉर्मूला वी स्क्वायर बाई आर भी हो जाएगी, राइट। ये सब नोट कर लीजिएगा पावर के फॉर्मूला, राइट। मतलब मैंने पावर और ओम्स लॉ ये लेक्चर में बता दिया, राइट। ये सब क्लियर हो गया होगा। और हाँ, वो लीनियर वाला ग्राफ भी मैंने बता दिया, ओम्स लॉ, मतलब ओम्स लॉ और पावर मैंने क्लियर कर दिया, राइट। अब चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे कुछ नया लेके। और आप रेगुलर लेक्चर देख रहे हो, आई होप आप रेगुलर लेक्चर देख रहे हो, राइट। और इसके सम की जो प्रैक्टिस हो आप रेफरेंस बुक से भी कर सकते हैं, राइट। कोई भी रेफरेंस बुक हो आपकी, जो मतलब डिग्री या डिप्लोमा कर रहे हो वो बुक भी रिफर कर सकते हो, कोई भी बुक, राइट। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।